Hello, Bacha Party. Welcome back to the channel. This is Kajal Sharma, and I welcome you all on your own YouTube platform, Commerce Self Tuition Center. Today, we are going to complete all the theory part of Partnership Forms, Chapter 2 of Volume 1, Accountancy, Class 12. आज एक ये वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट खत्म करने वाले हैं। इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग एक रिवीजन करेंगे वन शॉट फटाफट से और फिर बढ़ेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के साथ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज द फर्स्ट टॉपिक। मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पहले भी बताई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है कुछ लोगों के बीच, कितने लोगों के बीच वो आप कमेंट करके बताओ। कुछ लोगों के बीच ऐसा रिलेशन है जो खुद अग्री करते हैं, एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं और अग्री करते हैं कि हम लोग इस रेशो में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे। और वो बिजनेस कैसा हो सकता है? कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब? या तो हर कोई बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे या फिर कोई एक करे और सबको प्रॉफिट और शेयर भुगतना हो। मतलब प्रॉफिट का शेयर, लॉसेस का शेयर जो भी हो रहा है वो सबको मिले। ठीक है। A partnership thus is a business relationship among two or more persons to share profits and losses of the firm carried on by all or any one of them acting for all. Partners, firm and firm name क्या होती हैं ये चीजें? The persons who have entered into partnership with one another individually are called partners. जो भी इस partnership firm में members हैं उनको partners कहा जाता है और इन सबको मिला के firm कहा जाता है। ठीक है। The name under which the business is carried on is called the firm name. वो नाम जो आपकी फर्म का नाम है, जो आप जिस नाम के अंडर आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, जिस नाम के अंडर आप प्रॉफिट लॉसेस कमा रहे हो, उस नाम को फर्म का नाम कहते हैं, फर्म नेम कहते हैं। ठीक है जी। नेचर ऑफ पार्टनरशिप एक क्वेश्चन 1 मार्कर हमेशा बनता है, हर सेट में बनता है, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में, यूनिट टेस्ट में, हर जगह बनेगा, क्लास टेस्ट में भी बनेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म का नेचर कैसा होता है। पार्टनरशिप फॉर्म का नेचर कैसा होता है? पार्टनरशिप फॉर्म अगर लीगल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या मतलब? अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये और इसके पार्टनर्स सेपरेट नहीं है। ये और इसके पार्टनर सेपरेट नहीं है। क्या मतलब? इसके पार्टनर्स from its partners, since the firm's debt can be paid from private assets of the partner if the firm is unable to pay its liabilities. क्या मतलब? फॉर्म और पार्टनर्स सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि अगर फर्म का डेट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खुद से पे नहीं कर पा रहे हैं, फर्म के पैसे से पे नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्टनर्स अपने पैसे से अपनी प्राइवेट एसेट्स को बेच करके अपने पैसा लेकर आएंगे और डेट्स को पे करेंगे। इसलिए हम लोग इसको सेपरेट लीगल एंटिटी लीगल व्यू पॉइंट से नहीं मानते हैं। बट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम लोग इसे सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, क्योंकि फर्म की बुक्स और पार्टनर्स की बुक्स अलग अलग से बनती है। ठीक है जी। चलिए अब फीचर्स हम लोग फटाफट से रिवाइज करेंगे, पहले भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। टू और मोर पर्सन, जहां दो या दो से ज्यादा, कितने ज्यादा वो आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने पहले भी बोला है कितने पार्टनर्स के बीच रिलेशन होता है। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो है रिलेशन होगा तभी पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगी। ठीक है। माइनर एज अ पार्टनर एक छोटा सा टॉपिक है। क्या मतलब? अगर माइनर के आने से, माइनर का बहुत नाम है, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, चिंटू है, चिंटू ने टिकटॉक बना करके बहुत ज्यादा नाम कमाया है और उसका नाम अगर हम लोग अपनी कंपनी में ऐड करते हैं कि हमारे ये पार्टनर हैं, तो हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो हम फर्म के प्रॉफिट्स के लिए माइनर को पार्टनर बना सकते हैं और उसको सिर्फ प्रॉफिट्स का शेयर मिलेगा। अगर लॉसेस होंगे तो उसको शेयर भुगतना नहीं होगा। माइनर मतलब एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान जो 18 ईयर्स की एज से छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट है अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच जिसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर करते हैं और उस अग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है। और इसको बनाया जाता है स्टैंप एक्ट के तहत। ठीक है। बिजनेस, थर्ड पॉइंट है बिजनेस। अब जहां बिजनेस है वहीं पार्टनरशिप होगा। विदाउट अ बिजनेस देयर एग्जिस्ट नो पार्टनरशिप। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग।
प्रॉफिट शेयरिंग और लॉसेस का शेयर हमेशा हर पार्टनर को मिलेगा, चाहे वो फर्म में एक्टिव है या नहीं है। Business carried on by all, या any one of them acting for all. Business of the partnerships can be carried on by all or by any one of them acting for all. In other words, partners are agent as well as principal. अब पार्टनर दो रोल प्ले करता है, एजेंट का और प्रिंसिपल का। पार्टनर एजेंट तब होता है जब वो दूसरे पार्टनर से ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, और पार्टनर प्रिंसिपल तब होता है जब वो दूसरे पार्टनर को ऑर्डर देता है। राइट्स ऑफ अ पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड मैंने पहले बताया है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हर पार्टनर साइन करता है और उसमें ये सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। पार्टनर्स के बारे में लिखा होता है, फर्म के बारे में लिखा होता है, प्रिंसिपल प्लेस लिखा होता है, बिजनेस कहाँ कैरी किया जा रहा है, एड्रेस होता है, बिजनेस किस नेचर का है, मैन्युफैक्चरिंग नेचर है, सर्विस नेचर है, बिग स्मॉल, प्रॉफिट शेयरिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, कैसा बिजनेस है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिस डेट को पार्टनरशिप शुरू हुई है, कैपिटल कितना कितना कंट्रीब्यूट किया किसने, आईओसी कितना है, आईओडी कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये सारे टॉपिक्स हैं, आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पेज थोड़ा ब्लर है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, समझने की कोशिश करना और अपनी बुक्स जरूर खोल के रखना अपने साथ। Partnership deed is an important legal document which defines the relationship among the partners. It is important to have partnership deed so that disputes do not arise. अब पार्टनरशिप डीड होना इम्पोर्टेंट है ताकि डिस्प्यूट्स ना हो, बट कंपलसरी नहीं है। ओरल या रिटर्न हो सकता है, अगर ओरल नहीं है, अगर रिटर्न भी नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगेंगे। इंपॉर्टेंट है बट कंपलसरी नहीं है, याद रखना। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स की राइट, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज सबके बारे में लिखा होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। Disputes arising if any among the partners are settled on the basis of partnership deed. अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो पार्टनरशिप डीड में जैसा जैसा लिखा है हम लोग वैसा वैसा एक्ट करेंगे। If the partnership deed does not exist, then clauses of Partnership Act 1932 apply. ठीक है, 1932 के प्रोविजंस या क्लॉजेस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगी तो क्या कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल होगा, पहले भी पढ़ाया है। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मतलब आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन होगा लेकिन जब सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा तब। ठीक है, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के। फर्स्ट है इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। मैंने बताया चिंटू ने टिकटॉक बना करके बहुत नाम कमाया है, और उस नाम को अगर हम हमारे फर्म के नाम के साथ जोड़ते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, तो हम चिंटू को उस रीजन से एडमिट कर सकते हैं और उसको सिर्फ प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, लॉसेस का शेयर उसको नहीं पे करना होगा। A person can be admitted as a partner either with the consent of all the partners or in accordance with an agreement. या तो डीड में जैसे लिखा है वैसे एडमिशन करो पार्टनर्स का, या फिर सबका कंडीशन कंसेंट होना चाहिए, कोई भी डिसअग्री नहीं करेगा तभी सब एडमिट होगा। ठीक है, अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल और इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि 60 साल के बाद, 60 साल की एज के बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे फर्म में से, तो फिर वो रिटायर हो सकता है। अगर सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं तो आप रिटायर हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, मैंने आपको पहले भी ये वर्ड बताया था, कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये ऑप्शनल है, नॉट कंपलसरी। ठीक है, unless stated otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner. जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी, वैसे तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, बट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी जैसे ही कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो फर्म को बंद करना पड़ेगा। वो आपको पार्टनरशिप फर्म का लास्ट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म।
ठीक है जी। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर में दो पॉइंट्स हैं। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म without the consent of other partners earn the profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm, however losses incurred if any are borne by him alone. Second point है, if partners earn profit for himself from any transaction of the firm or from the use of a firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर ने कुछ कमीशन कमाया है फर्म की एसेट्स को यूज करके, तो वो सारा का सारा जो भी कमीशन उसने कमाया और जो एसेट्स को यूज किया वो सब वापस करेगा पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, ये बीच में एग्जांपल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है it is an expense for the firm is paid whether the firm earns profit or incurs losses. Interest on loan, अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीजें होती हैं जो हमें पे करनी ही करनी है जब लॉसेस है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे नील बैलेंस है, कुछ भी हो रहा हो फर्म में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें हमें पे करनी ही है। और एप्रोप्रिएशन वाली चीजों का क्या मतलब है, वो चीजें जो सिर्फ तब पे होंगी जब प्रॉफिट है, चाहे लॉस है चाहे नील बैलेंस है, वो चीजें फिर पे नहीं होंगी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, कमीशन, ये सारी चीजें चार्ज होती हैं, जबकि सैलरी और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब चीजें होती हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन का। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं जस्ट अभी आई। हाँ जी बच्चा पढ़ी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, पार्टनर जब फर्म को लोन देगा तो फर्म उसको इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम का। बट अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो पार्टनर जो है फर्म को कुछ भी पे नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा टाइमली, बट इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं होगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसी चीज जो कि हमें पे आउट करनी ही करनी है, चाहे हमारी फर्म में प्रॉफिट्स है, चाहे लॉसेस है, चाहे नील बैलेंस है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू लोन बाय पार्टनर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजों को हमेशा पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पर डालते हैं, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो पी एंड एल अकाउंट में सारी चार्ज वाली चीजें जाएंगी और एप्रोप्रिएशन वाली चीजें सारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी। ठीक है जी, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट टॉपिक निकालते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेंट का। अब रेंट भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसकी सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़ लीजिए, इतना ज्यादा नहीं आता है बट सिर्फ जर्नल एंट्रीज इसकी काम आएगी। देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट हो गया, पे हो गया। ठीक है। अब रेंट पे करना है बट हमने किया नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है। व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, अब रेंट भी एक चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग हमेशा पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पर डालेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर एक पूरा लेक्चर है, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, फीचर्स हमने उस लेक्चर में कवर किया है, आप जा करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे डायरेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद, जो आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है पूरा, आप उसको देख सकते हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सारी लिंक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं उससे जा करके।
और मैं अभी निकालती हूँ आपका न्यू टॉपिक जो इसमें रहता है हमारा, उस जो रहता है उसी का वन शॉट है ये। बाकी जो हो चुका है वो आप पिछले वाले लेक्चर से देख सकते हैं। अब हमारा आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ड्राइंग। इस पे भी लेक्चर बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब आएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, हमारा टॉपिक बस आने वाला है। मुझे एक्चुअली पेज नंबर याद नहीं है, वरना मैं डायरेक्ट पेज नंबर से निकाल लेती। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। हाँ जी, अब क्या चीज होती है कि कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि जो फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, वैसे तो अब मैनुअली बननी पूरी बंद हो चुकी है। एक टैली नाम का सॉफ्टवेयर आता है, उसमें सीधा जर्नल एंट्रीज डालो, वो पूरी बुक्स अपने आप बना देगा। बट अभी भी कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जहां मैनुअली होता है। तो जहां मैनुअली हो रहा है, कुछ बार कई टाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, या फिर हमने कुछ चीजें गलत डाल दी, अमाउंट गलत डाल दी या एंट्री गलत पास कर दी। तो उसके लिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक पढ़ते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स की थ्योरी मैं यहाँ पर कराऊंगी, न्यूमेरिकल के लिए आपको मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, sometimes after closing the accounts, that is after preparing the financial statements, some errors or omissions in the accounts of earlier years are noticed। मतलब जब ऑडिटर उसको चेक करता है तो उनको पता लगता है कि कुछ ना कुछ हमारा छूट रहा है, कुछ ना कुछ हमने छोड़ दिया है एंट्री करनी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुछ टाइम गलती हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिट हो जाता है। ओमिट हो जाता है मतलब हम लेना ही भूल गए, चार्ज करना भूल गए, या फिर ऊंचा नहीं था चार्ज कर दिया, हमने करना था 10% हमने कर दिया 12%, या करना था 15% हमने कर दिया 10%। ऐसी चीजों को हम लोग इसमें सीखते हैं, इसमें चेंजेस करने के लिए। उसमें आते हैं कुछ केसेस। अब फर्स्ट केस है जब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। क्वेश्चन में लिखा होता है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, लास्ट लाइन हमेशा यही होगी। अगर आपसे ये वाला केस पूछा जा रहा है तो आपको बोला जाएगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसमें क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे कि गलतियों का नेट इफेक्ट क्या है, डेबिट और क्रेडिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, और उसको उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कुछ ऐसा फॉर्मेट बनता है, जो जो गलतियां हुई हैं हम यहाँ लिखते हैं, जो हमें लेना है, जो मतलब जो सही चीज है उसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे, और जो हमने गलती से दे दिया है उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसको हम लोग फिर इनकी रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसकी एंट्री हम लोग ये करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे ये कैसी एंट्री हुई भला, पार्टनर्स को ही डेबिट कर दिया, पार्टनर को ही क्रेडिट कर दिया। क्या होता है, दो पार्टनर्स अगर हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 3 या 4 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स ऑलमोस्ट हो सकते हैं, मैंने आपको बताया है 50 पार्टनर्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर 51वां पार्टनर हमारे पास आ जाता है, 51 पार्टनर हो जाते हैं तो कंपनी बन जाती है। बट 50 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। अब कुछ टाइम एक पार्टनर जो है उसको कम मिला है, दूसरे पार्टनर को ज्यादा मिला है, तो जिसको ज्यादा मिला है उसको हम डेबिट कर देंगे, मतलब उससे हम पैसा ले लेंगे, और जिसको कम मिला है उसको हम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए को ज्यादा मिल गया और बी को कम मिल गया, तो ए को हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे और बी को क्रेडिट कर देंगे, मतलब ए से लेके बी को दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसका क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट, क्वेश्चन एडजस्टमेंट टेबल और रेक्टिफाइंग एंट्री मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी। आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये लास्ट टॉपिक नहीं, एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का टॉपिक आता है, मैं आपको वो करवा देती हूँ यहीं पर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, कई टाइप्स की गारंटी होती है। हमारे पास ज्यादातर पार्टनर की गारंटी आती है पार्टनर की तरफ से, ठीक है। कुछ पार्टनर्स जो हैं एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर को बोलते हैं कि आप इतना प्रॉफिट, इतना कैपिटल और इतना गुडविल लेकर आइए, और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका मिनिमम प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना होगा ही होगा। अब न्यू पार्टनर जब फॉर्म में एडमिट होता है मिनिमम गारंटी के साथ, तो या तो पार्टनर सारे अपनी अग्रीड रेशियो में देते हैं गारंटी, या फिर एक पार्टनर या दो पार्टनर उसको
अपनी रेशो में दे देंगे या फिर फर्म गारंटी देगी पार्टनर को। ठीक है, अब देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब जब सब पार्टनर से मिलके बोला है कि आपको जब भी प्रॉफिट्स मिलेंगे तो आपका मिनिमम प्रॉफिट 80,000 होगा। अब उसको मिल रहे हैं 70,000, मतलब 10,000 का डेफिसिट हो गया, उसको 10,000 कम मिले तो 10,000 का लॉस उसका पूरा करने के लिए सब पार्टनर्स का इक्वली जो है अमाउंट उनसे लिया जाएगा और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको दिया जाएगा। इसकी एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और जब डेफिशिएंसी चार्ज करेंगे तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, जिसको गारंटी मिली है गारंटीड पार्टनर, और जिसने दी है उसको डेबिट करेंगे गारंटी पार्टनर। अब ये ऑलमोस्ट आपका थ्योरी पार्ट कवर हो गया है, रिवीजन था, डिटेल में नहीं था। डिटेल में अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा एक डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगी नोटबुक के ऊपर। ये मैंने पीपीटी से पीडीएफ से आपको करवा दिया है। अब इसके बाद एक लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स वाले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिएगा, वो मैं नोटबुक पर तसल्ली से आपको पढ़ाऊंगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आज का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट, थ्योरी पार्ट का हमने रिवीजन कर लिया। और आप लोग ये जरूर बताइएगा मुझे टेक्स्ट करके या तो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में कि आपके यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं और उसका सिलेबस क्या क्या मिला है, ताकि हम लोग उस डेट से पहले पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करके रिवाइज करके एकदम डन करके छोड़ दे, ताकि आपको 20 ऑन 20 मार्क्स आए यूनिट टेस्ट में। ठीक है जी, तो जय श्री कृष्णा एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए, कौन सा चैप्टर हम लोग पहले कंप्लीट करें, कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो वो बता दीजिएगा, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।